बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखें, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज जो है आगाज़ के साथ ही, क्योंकि मैं अब ये चाह रही हूँ कि आज जो है वो हमारा गप्पो वाला सेशन हो जाए। वह जब गप्पो वाले सेशन की बात होती है तो मैं तो बहुत एक्साइटेड होती हूँ, आप लोग भी एक्साइटेड होते होंगे। अच्छा, आज जो है स्टार्ट करते हैं हम जो है वो जेमिनी, मतलब जो जून के महीने में लोग पैदा होते हैं। माहिरीन का मानना ये है कि जो लोग भी जून के महीने में पैदा होते हैं वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद होते हैं। एक तो हर महफिल की जान होते हैं, और कोई भी ऐसी चीज़ जगह नहीं होती जहाँ पर वो जाएं और वहाँ पर जो है पहले अफसुर्दगी हो और उनके जाने के बाद महफिल जो है वो खुशगवार हो जाती है। अल्लाह पाक की तरफ से उनको जो है वो हेल्दी बहुत होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पैदाइशी तौर पे वो हेल्दी होते हैं, बीमार कम पड़ते हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये माहिरीन का कहना है कि जो लोग भी जून में पैदा होते हैं, मतलब जेमिनी होते हैं, जौज़ा जिनका स्टार होता है, उनके साथ ये मामलात होते हैं। और जो कि मेरी तरह जेमिनी है उनके लिए तो बहुत खुशखबरी वाली बात है, मतलब नवीद है, मैंने आप लोगों को सुनाई है। और वैसे भी एक जेमिनी का ये भी एक बड़ा अच्छा टैलेंट होता है कि वाइब्स कैचर बड़े अच्छे होते हैं। जहाँ पर इनको लगता है कि यहाँ पर नेगेटिव वाइब्स हैं, फौरन से पता चल जाता है, लोगों को अच्छा पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं, चाहे जाहिर करें या ना करें, लेकिन उनको ये मामलात पता होते हैं। तो जब मैंने ये रिपोर्ट कहीं पढ़ी कि माहिरीन ये कहते हैं जेमिनी के बारे में, तो मैं तो खुशी से जो है मेरा दिल इतना बड़ा हो गया और बाग बाग हो गया। मैंने सोचा कि ये बात आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करनी है, क्योंकि वो मुझे देखने वाले मेरे नाजरीन है, मेरे व्यूअर है, मेरी फैमिली है, उसमें से पता नहीं कितने सारे लोग होंगे जो कि जेमिनी होंगे। अच्छा, स्टार्स का भी जो है ना वो अलग अलग डिफरेंट होता है। मेल जो जेमिनी होते हैं वो फीमेल जेमिनी से टोटली चेंज होते हैं। मतलब फीमेल जेमिनी बीइंग अ जेमिनी मैं अगर बात करूं तो बहुत टॉकेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करने का शौक होता है, कॉल पर घंटों घंटों, मतलब मैं अगर मेरी कोई दोस्त मुझसे बात कर रही हो, मेरे पास टाइम है, तो मैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे लगातार कॉल पे बात कर सकती हूँ। और ये एक खासियत होती है, हमें कहीं पर भी जो है वो कॉल पे बता दिया जाए कि आप ये बात कर लें, फ़ोन पे ये बात करें अपने दोस्त अहबाब से, तो हम घंटों घंटों बात कर सकते हैं। इंतहाई तौर पे टॉकेटिव होते हैं। और उसके बरक्स जो है ना वो मेल जेमिनी होते हैं, मतलब उनकी अगर मैं बात करूं तो वो कम बोलते हैं और थोड़े गुन्ने टाइप के होते हैं। मतलब जो है ना, जो तेज़ी जो है हमारे अंदर दिखाई देती है ख़वातीन जेमिनी के अंदर, वो जो है वो मर्द हजरा जो जेमिनी होते हैं उनके अंदर वो नहीं दिखती। लोग समझते हैं बहुत मासूम है, अरे भाई इनको तो मतलब कुछ नहीं पता और ये और वो, लेकिन वो अंदर से जो है वो फुल टाइम गुन्ने होते हैं, उन्हें सब पता होता है और मासूमियत का उनके ऊपर लिबादा होता है। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि दोहरी शख्सियत के मालिक होते हैं जेमिनी, क्योंकि इनका जो साइन है वो जो है वो 2 तरह की शक्लें बनी हुई होती हैं। डिप्लोमेटिक होते हैं, हर किसी का अपना अपना कहना है, लेकिन मुझे ये लगता है जहाँ तक ये बात है, इस बात में तजाद है, क्योंकि मैं इस बात पे बिल्कुल भी अग्री नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं होता। हाँ ये है कि हम अगर किसी के लिए बहुत अच्छे हैं तो किसी के लिए बुरे भी हैं, अगर, और जो अच्छा लगता है वो लगता है, जो बुरा लगता है वो चाहे कुछ भी कर ले वो बुरा ही रहता है। भले हम उसके लिए कोई बद्दुआ नहीं कहते, ना कुछ करते, ना उसके साथ बुरा करते, लेकिन जो चीज़ अच्छी नहीं लगती वो नहीं लगती। तो ये बात थी यहाँ तक जेमिनी के हवाले से जो मैंने रिपोर्ट देखी, आप लोगों से सोचा कि डिस्कस करूँ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिस पर हम लोग बहुत कम बात करते हैं, हालांकि इस पर बहुत बात करनी चाहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ हमारी ऐसी है जो हमारी ओवरऑल बॉडी पर इफेक्ट करती है। हम लोग जितने ज़्यादा मेंटली फिट होते हैं, मेंटली हेल्दी होते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ जितनी अच्छी होती है उतनी हमारी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होती है। अगर आप ओवरऑल बात करें तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कोई बात किसी की इतनी ज़्यादा चुभ जाती है या इतनी ज़्यादा हमें हर्ट कर देती है या इतनी ज़्यादा हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर देती है कि हम 2 से 3 दिन लग जाते हैं हमें उस चीज़ से निकलने के लिए। तो ये मेंटल हेल्थ का जो गेम है ना, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग आपको अच्छे लगते हैं उनसे मिलें, जो लोग आपको अच्छे नहीं लगते आप उनसे नहीं मिलें, क्योंकि आप ये समझे जब तक आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, जब तक आप जो है ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। आपका जो दिमाग है उसको खुशगवार होना बहुत ज़रूरी है, उसको ऐसा माहौल देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा पहले दिमाग
काम करता है, फिर हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, हमारा दिमाग में जो है पहले सिग्नल और अलार्मिंग सिचुएशन होती है, उसके बाद हम लोग कुछ भी कर पाते हैं। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपनी मेंटल हेल्थ को दें, चाहे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चाहे आप ना बोले। मैंने अक्सर लोगों को देखा है जो छोटी छोटी बातों पे जिनको इतनी बुरी लग जाती हैं और वो रोने लग जाते हैं, मतलब इतने, और सामने वाले को पता होता है कि मैं अगर इस तरह से रिस्पॉन्ड करूंगा या कोई बात करूंगा तो इसको जो है वो बात बहुत नागवार गुजरेगी, फिर भी वो जो है इस तरह से बात करते हैं, इस तरह से कहते हैं, जिससे सामने वाला बंदा इतना ज़्यादा हर्ट होता है और वो बार बार रोता रहता है, बार बार रोना आता रहता है। ये पर्सनली भी एक चीज़ हो सकती है, हर किसी का अपना अपना नेचर होता है, लेकिन अगर ये चीज़ ज़्यादा तेज़ी इख्तियार कर रही है कि आपको बार बार रोना आ रहा है, आपकी तबीयत जो है वो बार बार प्रॉब्लम में आप लग रहा है, आपको कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कोई भी काम करने जाता हूँ या जाती हूँ तो दिल नहीं लग रहा, बिल्कुल भी ऐसा हो गया है कि ज़िंदगी अब बस जो है वो ख़त्म हो जाए, नाउज़ुबिल्लाह, अगर आपका ऐसा दिल चाह रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लें, तो ज़िंदगी सबसे बड़ी नेमत है। और ये सारे साइंस जो है वो डिप्रेशन के, अगर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर पाए जाते हैं तो आप सबसे पहले साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, जाकर उनसे बात करें, काउंसलिंग करें, बातें करें। क्योंकि देखें, बातें करने से, और एक मतलब कुछ लोग होते हैं जो कि अच्छी बातें कर लेते हैं, उनसे मिलके भी आपका दिल का दर्द अच्छा हो जाता है, आपकी तबीयत बेहतर हो जाती है। लेकिन कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि आप इतने ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, सिवियर हो जाती है ये चीज़, कि आपको डॉक्टर के पास जाना लाजिम होता है। और ये साइंस ऐसे हैं कि अगर आपने शुरू में इसको निगलेक्ट किया तो अल्लाह ना करे जब ये तेज़ी इख्तियार कर लेते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर आपका दिमाग जो है वो सुसाइड की तरफ जाने लगता है। आपको दिल चाहता है कि या तो आप किसी को मार दें, या गंदे गंदे बुरे बुरे ख्यालात आने लगते हैं कि ये हो जाएगा, मैं यहाँ से गुजरूंगा तो मैं गिर जाऊंगा या मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, इतना ज़्यादा फोबिया हो जाता है। और फोबिया की जहाँ तक मैं बात करूँ, किसी को हाइट का फोबिया होता है, किसी को जो है वो पानी का फोबिया होता है, जैसे आजकल जो है वो हॉक्स में वगैरह लोग जा रहे हैं, कुछ लोग होते होंगे ना आपके दोस्त अहबाब में भी, आपने देखा होगा कि वो नहीं जाते पानी में, वो पैर तो गीले कर लेंगे, देन उसके बाद वो आगे तक नहीं जाते, उनका सांस रुक जाता है। तो ये तमाम अलामात ऐसी हैं कि कोई अल्लाह ना करे ऐसी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आप डॉक्टर के पास चले जाएंगे, उनसे डिस्कस कर लेंगे, वो आपकी काउंसलिंग कर देंगे तो आपकी ज़िंदगी आप बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं। ये एक मुझे लगता था कि हम बात करें। बाकी अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ का भी बहुत ख्याल रखें। जहाँ तक बात है बड़ों की, तो बच्चे जो हैं वो मासूम होते हैं, उनको तो नज़रिया ही नहीं पता होता ज़िंदगी का कि किस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है। उनको सही राह दिखाएं, उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाएं। और कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कॉम्प्लेक्स का शिकार है, आपका बच्चा जो है वो दूसरे बच्चों के मुनासबत से जो है वो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट करता है, क्रिएटिविटी है, तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको लगे कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है तो आप फ़ौरन से अपने बच्चे को टाइम देना शुरू करें, उसकी काउंसलिंग शुरू करें। और अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो स्कूल में मालूम करें, क्योंकि आजकल के बच्चों को ये चीज़ें सिखाना और समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या चीज़ गुड टच होती है और क्या चीज़ बैड टच होती है। आप अपने बच्चों को ये बात क्लियरली बताएं, और ना कि लड़कियां, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप अपने बच्चों से करते हुए शर्माएं या घबराएं या आपको अच्छा ना लगे। ये हालात हाज़िरा की ज़रूरत है। अपने बच्चों को सब चीज़ें क्रिस्टल क्लियर बताया करें कि बेटा अगर कोई इस तरह से आपसे बात करता है या इस तरह से आपको हाथ लगाता है तो ये सही नहीं है। किसी की इंटेंशन, क्योंकि हम बड़े हैं ना, हमें फौरन से पता चल जाता है कि यार ये बंदा हमें इस तरह से देख रहा है, या इसकी जो है वो नियत हमें सही नहीं लगती, या ये बंदा जो है वो हमें सही नहीं लगता। लेकिन बच्चे जो हैं उनको तो इस तरह की बातों का कुछ नहीं पता, वो तो मासूम होते हैं। वो तो एक टॉफ़ी भी अगर कोई उनको बताता है कि देखो ये खाओगे, तो वो उस पर भी जो है वो सामने वाले से बिल्कुल ट्रस्ट कर लेते हैं। तो अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा ये बात बार बार समझाया करें कि बेटा इस तरह हो। और जो हमारे वैन वाले अंकल्स होते हैं, वो हमारे बच्चे वैन गोइंग होते हैं, तो तमाम चीज़ें जो है अगर आप अपने बच्चों को अच्छे से समझाएंगे, उनसे बात करेंगे, तो आप यकीन जाने कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से आपके बच्चे बच जाएंगे इंशाल्लाह। मैं अभी थोड़े टाइम पहले ही एक रिपोर्ट देख रही थी सोशल मीडिया पे, जिसको देखकर आप यकीन करें मेरी भी बच्ची है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती ये बात कि 4 साल की बच्ची, पड़ोसी जो है वो अपने घर पे उसको लेकर चला गया, और उसके साथ जो भी मामलात थे, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये पुलिस जो अभी वो कर रही है इन्वेस्टिगेशन। लेकिन मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ कि कैसे वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह से चीज़ों पर जो है वो नोटिस करें
اور کسی کو بھی اتنا زیادہ اپنی فیملی میں انوالو نہ کریں. پہلے ہوتا تھا کہ آپ یہ بولتے تھے کہ یہ ہمارے پڑوسی ہیں, یہ تو ہمارے اپنے ہیں. آپ کے پڑوسی ہیں, آپ پرخلوص طریقے سے ان سے ملیں, ان سے بات کریں. کھانے پینے کا جو لین دین ہے, جو دین اسلام نے ہمیں سکھایا ہے, وہ آپ سب کچھ کریں. لیکن اپنے بچوں کی جب بات آتی ہے تو آپ کی آنکھیں جو ہے نا, وہ کہتے ہیں نا, جو چیل کی جو نگاہ ہوتی ہے اس طرح سے اپنے بچوں کو دیکھیں, کیونکہ حالات بہت خراب ہیں. یہ صرف لڑکیوں کے لیے نہیں, یہ لڑکوں کے لیے بھی بات لاگو ہے. ہمارے جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, ان کے اوپر بھی یہ بات ساری لاگو ہوتی ہے. ان کو بھی سمجھائیں کہ گڈ ٹچ کیا ہے, بیڈ ٹچ کیا ہے, کون کون سی ایسی جو ہیں وہ ان کے آرگنز ہیں جو صرف والدین ٹچ کر سکتے ہیں, کوئی اور وہاں پر ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ باتیں اگر آپ ان کو بتائیں گے تو آپ یقین کریں کہ بچے بڑے شارپ ہوتے ہیں. جب آپ ایک دفعہ اس طرح کا کوئی چٹکلا چھوڑیں گے یا کوئی بات کریں گے نا, اس کے بعد آپ کے بچے آپ کو ڈیلی بیسس پہ آ کے بتایا کریں گے کہ مما یا پاپا یہ ہوا, آج یہ ہوا. کیونکہ ان کو تو آپ کا ٹائم چاہیے, ان کو آپ کی جو ہے وہ ایک کیئر چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین ہم سے بیٹھ کے بات کریں. ہم کیوں اپنے بچوں کو جو ہے وہ ٹائم نہیں دے پاتے؟ گیجٹس کا زمانہ بہت زیادہ ہے, یوٹیوب پہ ہمارے بچے لگے ہوئے ہوتے ہیں, شارٹس دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ وہ باہر نہیں جا سکتے. تو باہر نہیں جا سکتے, اس کے بعد گھر میں بھی آپ ان کو اس طرح کے گیمز وغیرہ کچھ دے سکتے ہیں, ان کے ساتھ کھیل سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے, ان سے بات کر سکتے ہیں. جب تک آپ بات نہیں کریں گے, جب تک آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ ہاں بھائی ہوا کیا ہے, کیا بات ہے, آج پورا دن کیسا گزارا, اسکول میں کیا ہوا, ٹیوشن میں کیا ہوا, مدرسہ میں کیا ہوا, یہ سب باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کے بعد بچہ یہ سوچتا ہے کہ ہاں میرے والدین جو ہے وہ نظر رکھتے ہیں. اور اب آج کل کیونکہ ہم مجبور ہیں, اپنے بچوں کو ہم باہر نہیں بھیج سکتے. میں بھی اگر یہ بات کروں, میرا بچپن جو تھا ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھا. ہم لوگ باہر کھیلا کرتے تھے, ہماری دوستیں, ہم لوگ باہر, یہ ذہن میں ایک بات بھی نہیں آتی تھی. ہم مغرب تک جو ہے وہ کھیل کے آرام سے اپنے گھر آیا کرتے تھے. آج آدھا گھنٹہ بھی اگر میری بیٹی اسکول سے لیٹ ہو جاتی ہے تو آپ یقین کریں جیسی آپ لوگوں کی حالت ہوتی ہوگی اپنے بچوں کی لیٹ ہو جانے پہ, ایسی ہی میری حالت ہو جاتی ہے. اور میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ اتنا ٹائم ہو گیا اور ابھی تک جو ہے وہ عنایہ اسکول سے کیوں نہیں آئی. فوراً سے وین والے کو کال کرتی ہوں, کیونکہ وین گوئنگ ہے, پوچھتی ہوں کہ بھائی کیا ہو گیا, اتنا لیٹ کیوں ہو گیا. تو پھر سب چیزیں جو ہے نا وہ سیٹلمنٹ سے ہو جاتی ہیں. تو یہ رسپانسبلٹی مجھے لگتا ہے ہماری, اور بچوں کے معاملے میں آپ بالکل بھی کوتاہی نہ برتا کریں. یہ جو چھوٹی چھوٹی مدرسہ جاتے ہوئے بھی اپنے بچوں کو یہ جو قاری صاحب وغیرہ پڑھاتے ہیں, سب چیزیں بچوں کو سب کچھ سچ سے بتا دیا کریں, کیونکہ میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ اس طرح بھی ہو جاتا ہے. تو آپ جو ہے, آپ کی عقل اس وقت کام کرنا چھوڑ دیتی ہے جب آپ کے سامنے اس طرح کے واقعات آتے ہیں اور رونما ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ 4 سال کی بچی, میں اس پڑوسی کو آن ایئر تو میں خیر کچھ بھی نہیں کہہ پاتی, لیکن یہ کہ شرم آنی چاہیے. شرم کا مقام ہے جن لوگوں نے اس انسان کی تربیت کی, اب ان کی تربیت پہ انگلی اٹھ رہی ہوگی. اور اس لڑکے کی, کیونکہ 15 سے 16 سال کا وہ لڑکا ہے جس کی میں نے پکچر دیکھی, اور بچی چھوٹی سی ہے 4 سال کی. تو ان لوگوں کو خوف خدا نہیں ہوتا, ان کو ڈر نہیں ہوتا. ہمارا قانون جو ہے وہ تو 7 سال یا 14 سال کی سزا دے کر چھوڑ دیتا ہے ایسے مجرم کو. کوئی ایسا, مجھے لگتا ہے کوئی ایسا لا نہیں ہے کہ ان کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے. لیکن میری یہاں پر اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ پھانسی کی سزا ہونی چاہیے. کوئی ایک دفعہ کوئی جرم کرتا ہے نا, اس کے بعد اس کی جو ہے اتنی زیادہ اس کی پاور جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. وہ سوچتا ہے کہ اب میں نے یہ کر لیا, میں 7 سال جیل میں رہوں گا اور پھر آ جاؤں گا. اس کے بعد وہ پھر اسی طرح کے حرکات میں ملوث ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو دماغ کی گند ہے نا, یہ کبھی بھی صاف نہیں ہو سکتی. تو اپنے بچوں پہ محنت کریں. اگر آپ بچپن سے اپنے بچوں پہ محنت کریں گے اور یہ جو سوچیں گے کہ ہاں ابھی سے ہم, کیونکہ ان کی براٹ اپ ایج ہے نا, اگر آپ ان کی گروئنگ ایج پہ ان کو سمجھائیں گے کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, بیٹا یہ نہیں کرنا چاہیے, تو بچے جب بڑے ہوں گے, کیونکہ یہ ایک پودا ہے اور اس پودے کو آپ پانی دے رہے ہوتے ہیں, یہ جب بڑا ہوتا ہے, جب یہ گرو کرتا ہے, پھر یہ پھل دینے لگتا ہے, تو بالکل ہمارے بچے بھی اسی کی مانند ہیں. تو آپ سب ان چیزوں پہ غور کریں. میں کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں, اور جب یہ والی باتیں, تو یہ والا پیغام تو آپ تک پہنچا دیا. ایک اور بات جو کہ مجھے آج کل بہت زیادہ ناگوار گزر رہی ہے, میں اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان بھی ہوتی ہوں, آفس آتے ہوئے بھی یہ سب چیزیں فیس کرتی ہوں, کہ کھڈے, ہماری سڑکوں کا حال اتنا زیادہ برا ہے, اتنا زیادہ برا ہے کہ میرے گھر کا جو راستہ ہے اور میرا آفس کا راستہ ہے تقریباً 15 منٹ کا ہے. مجھے وہ 15 منٹ کا راستہ طے کرنے میں اتنے زیادہ کھڈے آتے ہیں, اتنی زیادہ پرابلم ہوتی ہے, پوری گاڑی ہل جاتی ہے. تو میں رش کرتی ہوں ان لوگوں پہ جو لوگ بائک پہ جاتے ہیں, جو لوگ بائک پہ سفر کرتے ہیں. اور میرا بہت دل دکھتا ہے کہ
صرف اور صرف سڑکیں خراب ہونے کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو L4 L5 کا مسئلہ ہو رہا ہے, موہروں کا مسئلہ ہو رہا ہے. ہمارے جو بیچارے بائک پہ جاتے ہیں بھائی ہمارے, ان کے ساتھ اتنی پرابلمز ہوتی ہیں کیونکہ کہیں کہیں تو ایسی جگہ ہے جہاں پہ ٹریک اسٹریٹ بائک چل ہی نہیں سکتی. مطلب آپ گاڑی میں ہوتے ہیں تو گاڑی اتنا ہلتی ہے, تو آپ یہ سوچیں کہ بائک کس طرح سے چلے گی. تو میری گزارش ہے کہ کراچی کو اس طرح لاوارث نہ سمجھیں. خوددارا ہم اتنا ٹیکس دیتے ہیں, ہم اتنا سب کچھ کرتے ہیں, ہمارے بجلی کے بل کبھی زیادہ آتے ہیں کبھی کم آتے ہیں. اگر ہماری یونٹس کم بھی ہو پھر بھی ہمارا بل زیادہ آتا ہے, اور ہم پھر بھی معصومیت کے ساتھ یہ سوچتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں, اس مہینے زیادہ آ گیا اگلے مہینے کم آ جائے گا, بھر دو. ہم اس پہ بھی آواز نہیں اٹھاتے. تو آپ یہ سوچیں کہ صبر کا پیمانہ جو ہے لبریز ہونے سے پہلے خدارا پلیز دیکھ لیں اس چیز کو, پلیز دیکھیں. میں حالہ حکام سے یہی گزارش کر سکتی ہوں, درخواست کر سکتی ہوں کہ کراچی کے جو حالات ہیں, چلیں سنیچنگ کے اوپر میں بات نہیں کرتی, حالانکہ وہ بھی جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کراچی کا. کراچی کا کوئی بھی بچہ ایسا نہیں ہے جو آج تک لٹا نہ ہو, جس کا موبائل چھینا نہ ہو. اور اگر آپ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اگر سیف رہنا چاہتے ہیں تو آپ گھر میں رہیں, یہ کون سی بات ہے؟ یہ دیکھیں, یہ کون سی بات ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہیں یا آپ اپنا اسلحہ لے کے نکلیں, اپنا سامان رکھ کے گھر سے نکلیں. اب اس طرح کا حالات ہو گئے ہیں کہ رات کو 7 یا 8 بجے کے بعد اگر کہیں سے جانا آنا ہوتا ہے اور کوئی سنسان سڑک آ جاتی ہے تو آپ یقین کریں میں جو ہے وہ لاہور پڑھنا شروع کر دیتی ہوں, اور میں جو ہے وہ آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیتی ہوں, میں درود پاک کا ورد کرنا شروع کر دیتی ہوں کہ بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے. مطلب اتنا زیادہ ہم لوگوں کو ایک عجیب ذہنی مریض بنا چکے ہیں ہمارے جو ہے اعلیٰ حکام کی طرف سے ہی. میں یہ بولوں گی کہ ہماری نااہلیاں ہیں اور کچھ ہمارے بھی اعمال ہیں, کیونکہ ہمارے اعمالوں کی ہی سزا ہے. ہم لوگ جو ہے نماز نہیں پڑھتے, ہم لوگ 5 وقت اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے, اور پھر بھی اس مالک کی آپ شان دیکھیں کہ ہم لوگ اتنی کوتاہیاں برتتے ہیں, اتنا سب کچھ کرتے ہیں, لیکن وہ پھر بھی ہمارا رزق نہیں روکتا. وہ ہمیں کھانے کو دیتا ہے, ہمیں پینے کو دیتا ہے, ہم سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. جب آپ کو ایسا لگے نا کہ یار میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوں اور سب کچھ اچھا چل رہا ہے, تو آپ یہ نوٹس کر لیجئے گا کہ کیا آپ نماز پڑھتے ہیں, کیا آپ 5 وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور نماز پڑھنے کے باوجود بھی یہ تو صرف وہ چیز ہے جو آپ کے اوپر فرض ہے, اس کے علاوہ بہت سے کام ہیں آپ کی زندگی میں جو آپ کا مقصد ہے. کیونکہ دنیا میں جو بھی پیدا ہوا ہے نا وہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت آیا ہے. کبھی کبھی ہمیں وہ مقصد سمجھ نہیں آ رہے ہوتے, لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لیتا ہے جو کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, اور ہم یہ حیران ہوتے ہیں کہ اچھا یہ کام ہم نے کیا, لیکن آپ کو وسیلہ بنایا جاتا ہے. تو خدارا یہ جو ہے سنیچنگ کی بات ہو گئی, یہ جو سڑک کی بات ہو گئی, اس پہ تھوڑا سا غور کریں. اور کنسٹرکشن کے حوالے سے کراچی میں ہر جگہ پر جو ہے وہ بھائی کھدائی ہوئی ہوئی ہے, ہر جگہ جو ہے وہ کنسٹرکشن میں مبتلا ہوئی ہوئی ہے, ہر جگہ جو ہے وہ بن رہی ہے, لیکن وہ کب تک بنے گی یہ نہیں پتا. لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بریک پہ جانا ہے. تو آپ لوگ ہمارا مارننگ شو انجوائے کرتے رہیے, آتے ہیں تھوڑی دیر میں, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. اب بات کریں گے ہم بائپر جوائے کے حوالے سے, کیونکہ اس طوفان نے جو ہے وہ رخ موڑ لیا ہے. اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے, کیونکہ ہمیشہ کی طرح کراچی والوں کو اللہ پاک نے جو ہے وہ بڑا مجھے لگتا ہے لکی ہیں کہ جب بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی طوفان آنے والا ہے, تو اللہ پاک اس کا رخ موڑ دیتے ہیں. آئیے اس کی مزید اپڈیٹ حاصل کرتے ہیں. ادریس آیا ہمارے ساتھ موجود ہے, ہمارے رپورٹر. السلام علیکم, کیسے ہیں ادریس؟ جی اللہ کا بڑا کرم الحمدللہ. فرمائیے گا ادریس, بائپر جوائے کے حوالے سے اب کیا اپڈیٹ ہے, اور یہ کہا اب تو خطرہ ٹل چکا ہے الحمدللہ. جی بالکل, سمندری طوفان جو بائپر جوائے ہے اس کا جو تقریباً شہر کراچی کے لیے جو وہ خطرہ تو ٹل چکا ہے. پچھلے تقریباً 84 گھنٹے سے جو مانیٹرنگ کی جا رہی ہے, تو وہ جو ایک ہائی کریٹ کی ہوئی تھی طوفان نے جو طغیانی بنی ہوئی تھی, تو وہ آہستہ آہستہ پیچھے ایک ریورس کی طرف جا رہا ہے. لیکن یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو طوفان ہے کراچی کی طرف سے تو ٹل گیا, لیکن کیٹی بندر اور بطین اور سجاور اسی طریقے سے جو سندھ کے دیگر اضلاع ہیں وہاں سے ہوتا ہوا انڈیا کے شہر گجرات کی طرف ٹچ کرے گا. اور یہ اس کی جو ڈیٹ ہے وہ کل کی ہے, یعنی کہ 15 جون کو یہ کیٹی بندر سے ہوتا ہوا گجرات کی طرف جائے گا. اور میں وہاں پہ تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وہاں پہ جو اس کی اسپیڈ ہوگی طوفان کی, وہ تقریباً 120 کلومیٹر سے لے کر 140 کلومیٹر کی اسپیڈ سے وہاں سے گزرے گا. اور وہاں پہ جو نوٹ کیا جا رہا ہے کہ جو اس کی طوفان جو گزرے گا تو اس کی جو لہریں ہوں گی یہ تقریباً 30 فٹ سے لے کر 40 فٹ تک کی بلندی تک جا سکتی ہیں. تو شہر کراچی میں جو ایک بہت بڑا پرابلم بنی ہوئی تھی اور لوگ پریشان تھے, اللہ تعالیٰ نے اس سے بچایا. اور یہ گزشتہ کئی عرصے سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اس طریقے سے طوفان آتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی شہر کراچی کو محفوظ رکھتا ہے اور یہ آگے سے گزر جاتے ہیں. تو یہی سلسلہ آپ دیکھنے میں آ رہا ہے.
एक जो एक खतरा था वो टल चुका है। जी बिल्कुल इदरीस, हमें बताइएगा, आवाम का जो रश है वो बहुत ज़्यादा सी साइड पर पाया जा रहा है, दफ़ा 144 लगी हुई है, फिर भी उस हवाले से हमें बताइएगा क्या अभी भी आवाम जो है वो हुजूम के तहत जा रही है यहाँ पर सी साइड पर? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। दफा 144 जरूर लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद यानी कितने खतरात हैं। लेकिन जी समंदर में जब तूफान आता है तो उसके जो असरात हैं वो तो बाज़ाहिर नजर आ रहे होते हैं। तो अभी आप किसी भी साइड पे चले जाएं, यानी कि इब्राहिम हैदरी की तरफ चले जाएं, रेडी गोड की तरफ चले जाएं, सी व्यू की तरफ चले जाएं, तो जो उसके असरात हैं तो वो तो पानी के तेज बहाव और तुगयानी और तेज लहरें तो हैं। अब इसीलिए कि कोई बीच में ना चला जाए या कोई नहाने की कोशिश ना करे, तो जो हुकूमत है वो बाकायदा दफा 144 लगाती है। लेकिन हमने गुज़िश्ता रोज से यही देखते हुए आ रहे हैं कि बच्चे भी नहा रहे हैं, लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। यानी कि जो एक खतरात होते हैं लोग इसको इंजॉय में ले लेते हैं कि ये इंजॉय करें, तो बजाय उससे बचने के लिए लोगों को बहुत समझाया जाता है। मैंने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पे, जैसे इब्राहिम हैदरी की बात कर रही है, रेडी कोड की बात कर रही है, सीपीयू की, तो पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी जो है उनकी बाकायदा टीमें वहाँ पे हैं और वो बाकायदा सख्ती से मना करती हैं। जब वो आते हैं तो फौरी तौर पे वो निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो टीमें थोड़ी सी आगे बढ़ती हैं पीछे से फिर लोग चले जाते हैं। तो हमारे लोगों में भी थोड़ी सी अवेयरनेस का बहुत ज्यादा मसला है। लोगों को अवेयरनेस यानी होने के बावजूद वो लापरवाही का कर रहे होते हैं, जिससे खुदा ना खासा कोई भी सानिया पेश आ सकता है। तो लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा इस चीज से अवॉइड करें। जी बिल्कुल इदरीस, बताइएगा कि दफ़ा 144 तो लगी हुई है, तो क्या कोई गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं? क्योंकि लोग तो बात सुनने को तैयार ही नहीं होते हमारे। देखिए जी, गिरफ्तारी तो वो अगर फॉर एग्जाम्पल परसों की बात है, थोड़ी बहुत नौजवान लड़कों को पकड़ा है, लेकिन वो भी चंद मिनटों के लिए कि दफा 144 लगी हुई है और आप इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो फौरी तौर पे पकड़ के फौरी तौर पे उनसे बातचीत होकर वो छुड़ जाते हैं। लेकिन लोग नहीं परवाह करते इस चीज की। तो मेन चीज है कि जितने भी हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज है, पुलिस कह लें या मैरीटाइम सिक्योरिटी वाले कह रहे हैं, पाकिस्तान नेवी के जो वहाँ पे लोग होते हैं, उनको चाहिए कि तो इस तरीके से इनको अवेयरनेस दें कि भाई ये इस तरीके से खतरात हैं। लेकिन हमारी आवाम बिल्कुल नहीं समझती, और मैं तो समझता हूँ कि जब तक गिरफ्तारी होकर इनको सजा या पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ये लोग समझने वाले नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल इदरीस, फरमाइएगा कि ये जो तूफान का रुख मुड़ गया है, अब जो है हुकूमती लेवल पे क्या क्या तैयारियां जो है वो मुकम्मल की जा चुकी हैं, या जो साइन बोर्ड वगैरह हटाए थे वो प्रॉपर हट चुके हैं? क्योंकि बारिश की भी आज से पेशन गोई है, आज से 17 तारीख तक। जी बिल्कुल, महकमे मौसमियात ने बकायदा जो समंदर में तूफान है तो उसके हवाले से कि जो तूफान यहाँ से तकरीबन 470 किलोमीटर कल तक का था, लेकिन आज मजीद और कम हो के इस पे जो ड्यूरेशन है उसका वो कम हो गया। लेकिन जैसे ही वो आता है तो उसके जो है यकीनन जो आज शाम से ऐसा जो है वो तेज और मूसलाधार बारिशों का जो कहा गया कि वो आज होंगी, तो उसके हवाले से जितने भी साइन बोर्ड हैं, बाकायदा कमिश्नर कराची ने मुख्तलिफ डीसीज, म्यूनसिपल कमिश्नर्स और कंटोनमेंट बोर्ड को बाकायदा लेटर भी लिखा है और इंस्ट्रक्शन भी दिया, और बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शन दी है कि फौरी तौर पे जितने भी साइन बोर्ड है, बिल बोर्ड है, इनको फौरी तौर पे हटाया जाए। अच्छा, बज़ाहिर तो हमें कुछ काम करते हुए नजर आया, लेकिन फिर भी शहर में ज्यादातर जो बड़े बड़े साइन बोर्ड हैं, खासतौर पर सेंट्रल की बात कर ली जाए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की या डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की, तो कुछ जगहों पे फिर भी अभी तक हैं। लेकिन फिर भी यानी कि जब हम बीसी से ये म्यूनसिपल कमिश्नर से बात करते हैं तो उनका ये कहना होता है कि जी हम हटाए जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इसको हटा देंगे। लेकिन बिल्कुल वक्त नजदीक आ गया, अब सिर्फ 2 या 3 घंटे का जो टाइम है बारिश का वो रह गया है, और हवाएं भी अभी भी इस वक्त जो है वो तेज हवाएं चल रही हैं। तो बोर्ड का जो बिल हटाने का जो बिल बोर्ड या साइन बोर्ड जो हटाने का काम है वो थोड़ा सुस्त रवि का शिकार है, तो इनको चाहिए कि वो फौरी तौर पे हटाए। दूसरा, थोड़ा सा जो तेज हवाओं की वजह से लोग थोड़ा सा इंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि शहर कराची में इस तरह के जो मौसम है ना वो कई दिनों के बाद आते हैं, तो लोग जो है थोड़ा सा इस चीज को इंजॉय भी कर रहे होते हैं। तो ये चीज देखने में आई है कि लोग थोड़ा सा एंजॉय भी कर रहे हैं, मौसम अच्छा हुआ है, तेज हवाएं चल रही है, ठंडी हवाएं, थोड़ा सा लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। बिल्कुल। अब इदरीस, आपने बताया कि बारिश की भी पेशन गोई है, अब 13 तारीख आज से बारिश का कह रहे हैं, तो हम लोग क्या वैसे तैयार हैं? क्योंकि सीवरेज का निज़ाम आपके सामने है और गटर के ढक्कन हमारे खुले हुए हैं, तो हमारे जो हुकूमती लेवल पे KMC की तरफ से तमाम चीज़ें होती हैं, तो क्या जैसे नालों की सफाई है, गुज्जर नाला है, ये सब चीज़ें कहीं तो जाती हैं कि हम कर लेंगे या हमने कर ली हैं, तो क्या इसको अमली जामा पहनाया गया है या सिर्फ बातें हैं? देखिए जी, ज्यादातर तो बातें होती हैं, लेकिन कल देखने में ये आया, बल्कि आज भी जो है वो काम में है, मुख्तलिफ असाइनमेंट पे ये है कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मेयर के जो उम्मीदवार हैं, वो बाकायदा वो यानी कि वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान भी हैं और मेयर के नामजद उम्मीदवार भी हैं,
उन्होंने गुज़श्ता रोज़ भी मुख्तलिफ बड़े बड़े जितने भी नाले हैं उनका विजिट किया है और वहाँ पे खड़े होकर काम करवाया है। लेकिन यही बात वही हो जाती है कि जब वो विजिट कर रहे होते हैं तो मशीनरी हरकत में होती है, काम भी कर रही होती है, और जैसे ही वो इलाका छोड़ के दूसरे इलाके में जाते हैं तो पीछे काम रुक जाता है। तो हर बार ऐसा ही होता है कि बारिशों से पहले रेन इमरजेंसी के तौर पे जो सिटी गवर्नमेंट है वो रेन इमरजेंसी तो नाफिज कर देती है, लेकिन उससे इंप्लीमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा स्लो नज़र आ रहा होता है। और जब बारिश स्टार्ट हो जाती है तो फिर पानी की निकासी का जो मसला होता है वो पानी की निकासी नहीं हो पाती, जिस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है। तो उस वजह से फौरी तौर पे फिर सारी हुकूमती जो मशीनरी है वो हरकत में आ रही होती है, तो ये उससे पहले ही कर देनी चाहिए। अब गुज़श्ता रोज़ इन्होंने बाकायदा विजिट तो किए हैं मुर्तज़ा साहब आपने, और आज भी उनका प्लान है कि आज भी मुख्तलिफ इलाकों में जाके विजिट करना है, लेकिन देखना ये है कि आया कि बारिश से पहले पहले ये अपने सारे इंतजाम मुकम्मल कर सकते हैं, ये कर लेते हैं या नहीं लेते। ठीक है, ये हुकूमत की जानिब से मैंने ट्रक्स भी देखे रेन एमरजेंसी के, इसके हवाले से बताइएगा ये इनको बनाने का क्या मकसद है? मैं समझा नहीं, क्या कह रही हैं? रेन एमरजेंसी के कुछ ट्रक्स भी मैंने देखे हैं सड़कों पे, जो मैंने कुछ जगह देखी कि रेन एमरजेंसी बैनर लगा हुआ है, वो ट्रक्स जो है वो रवा दवा हैं, वो खड़े हुए हैं कहीं पे पार्किंग में। मैं थोड़ा सा आपको ये क्लियर करूं कि ये जो मुख्तलिफ डीसीज की जानिब से ट्रक बनाए गए हैं उसमें रेन इमरजेंसी का मैनिफेस्ट लगा दिया है। वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनरी रखी गई है कि जहाँ पे पानी की निकासी नहीं हो पाती, सड़कों पे जो पानी रुक जाता है उस पानी के रुकने की वजह से जो ट्रैफिक मुतासिर हो रहा होता है, तो वो फौरी तौर पे ट्रक वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे मोटर लगा के वो पानी की निकासी के अमल को फौरी तौर पे किया जाएगा। तो ये इमरजेंसी के तौर पे इन्होंने मुख्तलिफ डीसीज जो हैं हमारे मुख्तलिफ जो इजला के जो डीसीज हैं उन्होंने ये बाकायदा रेन इमरजेंसी के तौर पे बड़ी बड़ी मशीनरी ट्रकों पे रख के मुख्तलिफ पॉइंट पे खड़ी करती है कि बारिश आती है तो फौरी तौर पे उसको इम्प्लीमेंट करके पानी की निकासी के अमल को फौरी तौर पे हल किया जाए, ताकि जो रोडों पे जो ट्रैफिक जाम होती है इस वजह से वो ना हो सके। जी ठीक है, इदरिस केएमसी के हवाले से बताइएगा, क्या उन्होंने अपनी जो सारी जिम्मेदारियां थी वो पूरी कर ली? देखिए, ये तो एक शुरू से एक अलमिया हमारे साथ है कि कोई भी डिजास्टर जो मैनेजमेंट होती है, कोई भी यानी कि सानिया होने से पहले वो सारी मुकम्मल कर लिए होते हैं, लेकिन जब कोई ना कोई मसला हो जाता है, कोई ना कोई बारिश या पानी रुक जाता है या सीवरेज लाइन की प्रॉब्लम्स होती है, तो फिर उसके बाद वो कह रहे होते हैं कि जी हमने ये करना था ये नहीं हो सका और ये करना था ये नहीं हो सका। अभी जहाँ तक केएमसी की आपने बात की ना, तो केएमसी मुझे वो यानी कि काम नजर नहीं आ रहे जिस तरीके से इनको करने चाहिए। शायद उसकी वजह ये है कि वो यही चाह रहे हैं कि सीधे हुकूमत जो मुर्तज़ा बहाब जो मुख्तलिफ जगहों पे जो विजिट कर रहे हैं कि शायद केएमसी काम नहीं कर रही, मुर्तज़ा बहाब आएंगे तो शायद काम करेंगे, शायद उसकी थोड़ी सी वजह ये भी है। लेकिन जो डीसीज की जाने से काम किया जा रहा है वो कुछ ना कुछ थोड़ा सा नजर में आ रहा है कि हाँ ये इनकी तरफ से जो नालों की सफाई या जैसे आपने बताया कि इमरजेंसी के जो ट्रक खड़े गए हैं, लेकिन केएमसी की तरफ से हमें कोई इतना खास काम नजर नहीं आ रहा। जी अच्छा, तो ऐसा ही क्यों हमेशा होता है? बातें होती हैं, वादे होते हैं, लेकिन वो वादे धरे के धरे रह जाते हैं, चाहे वो हुकूमत की तरफ से हो चाहे केएमसी की तरफ से हो। सब कह देते हैं कि हम काम तो कर रहे हैं। अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं, कराची में हर जगह हो रही है, अगर बारिशें अभी हो जाती हैं और तेज़ बारिश हो जाती है तो फिर कराची का क्या हाल होगा? देखिए जी, गुज़श्ता एक अखबार में जो अभी गुज़श्ता दिनों जो बारिश हुई है तो उसमें जो कराची का हाल हुआ है और जो खुले नालों की वजह से कई फैमिलियां बीच में डूब गई, कई बच्चे डूब के इंतकाल कर गए, उनकी लाशें तक नहीं मिली कईयों को, 5-5 6-6 दिन ढूंढते रह गए उनकी लाश के हैं। तो ये एक हुकूमत सिंध के लिए बहुत बड़ी वो है कि गुज़श्ता यानी कि ज़्यादा 5-6 महीने पहले की बात कर ले तो यही हालात रहे, लेकिन इनको पहले से ही काम कर लेने चाहिए। अब यकीनन जो सिंध हुकूमत ने एक वाकई जो मुख्तलिफ सड़कों की तामीर की है कि जो नए बनाए जो नाले नए बनाए हैं या जो पानी की निकासी को निकालने के लिए जो नाले बनाए हैं उस पर काम तो हुआ है, लेकिन बात यह है कि प्रॉपर तरीके से उनको अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया, अब वो अधूरे पड़े हुए हैं। अब उसी की वजह से जो काम है वो थोड़ा सा सीवरेज के जो प्रॉब्लम्स हैं उसी वजह से मसले मसाइल आ रहे हैं। अब एक बहुत बड़ा बजट होता है जो ये शुरू में ही खर्च कर लेते हैं, लेकिन जब ऐसे मौका आते हैं तो फिर वो उनके पास एक ये अल्फाज भी होते हैं कि जी वो बजट नहीं था हमारे पास, हमने सिंध हुकूमत को बोला उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए। तो इस तरह की बातें सामने आ रही होती है। अब सिंध हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि अगर वो अपना मेर लाना चाह रहे हैं तो यकीनन केएमसी को पैसा दें या डीसीज जो मुख्तलिफ है उनको पैसा दें ताकि सही तरीके से प्रॉपर तरीके से जो है वो काम हो सके। लेकिन देखें अब आगे आज पेशेंट को ये अब देखना ये है कि सिंध हुकूमत या केएमसी
या जो कमिश्नर हैं वो क्या कर पाते हैं, इम्प्लीमेंट उन पे कामों पे होता है या नहीं होता। जी बिल्कुल। इदरीस, ये फरमाइएगा कि जो बिल बोर्ड्स की मैंने आपसे जिक्र किया, साइन बोर्ड्स का जिक्र किया, मुराद अली शाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इसको अर्जेंटली जो है इमीडिएटली रिमूव कर दें, तो अभी तक ये हटाए क्यों नहीं गए हैं? कुछ तो हटा दिए गए लेकिन कुछ अभी तक नहीं हटा दिए गए, इसकी क्या वजूहात है? देखिए जी, ये एक बहुत बड़ी माफिया होती है जो केएमसी जो ये बिल बोर्ड्स को नुमाइश कर रही होती है, और ये एक एडवर्टाइज माफिया है। अच्छा, वो जब इतना पैसा दे रही होती है, मुख्तलिफ महकमों के जो आला अफसरान है उनको पैसे दे रही होती है, तो उनकी यकीनन कोशिश यही होती है कि ना हटें। अच्छा, उनको हटाने के लिए अफसरान को भी प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि उन जो है वो पैसा लिए हुए होता है। अब यकीनन जो है कि महकमा मौसमियात ने एक इमरजेंसी का कहा है कि भाई बड़ी तेज बारिशें आनी है, तो उस पर वज़ीर आला ने फौरी अलर्ट करके उन्होंने कमिश्नर को ऑर्डर दिया कि भाई ये बिल बोर्ड उठाए जाए। कमिश्नर ने क्या किया, एक लेटर लिखा, उन्होंने मुख्तलिफ म्यूनसिपल कमेटी, कंटोनमेंट बोर्ड और जितने भी डीसीज हैं उनको लेटर लिख दिया और इंस्ट्रक्शन दे दी कि फौरी तौर पे ये हटाए जाएं। लेकिन अभी भी आज ही यानी कि कल भी मैंने सर्वे किया, बाकायदा हमारा एक पैकेज बना, मेट्रो न्यूज़ ने बाकायदा नशर किया और बताया उनको कि तकरीबन शहर में 50% से ज़्यादा बोर्ड अब भी हैं, हटे हैं, लेकिन वो 30% या 20% या 25% तक हटे हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे अभी तक नहीं हट पाए। अच्छा, मेरी गुज़श्ता जो एडवर्टाइजिंग के डायरेक्टर शमूना सदत हैं उनसे भी बात हुई, तो उनका ये कहना है कि हम इंशाअल्लाह ताला हटा रहे हैं। टीसी सेंटर से सलीम साहब से भी मेरी बात हुई, तो उनका भी ये है कि जी हम हटा रहे हैं। अब कब तक हटाएंगे? जब बारिशें खुदा न खास्ता शुरू हो जाएंगी या तेज हवाओं की जो सिलसिला है वो दोबारा शुरू हो जाए, फिर हटेंगे। लेकिन उनका जवाब यही होता है कि जी हम हटा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला उससे पहले हो जाए। देखना ये क्या होता है इंशाअल्लाह। इदरीस, ये बताइएगा कि जो बारिश की पेशन गोई है, बहुत तेज़ बारिश होगी या जो है वो कुछ सर्टेन एरियाज़ हैं कराची के जहाँ पर बारिश होगी, मौसम खुशगवार हो जाएगा, या ये जो गर्मी की शिद्दत है वो इसमें कोई कमी आएगी भी या नहीं आएगी? नहीं जी, देखिए मैं आपको बताऊँ, इसका ताल्लुक तो वो तूफान से है। तो तूफान की जो स्पीड है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो केटी बंदर से जो गुजरेगा, गुजरात की तरफ जाएगा, तो उसकी स्पीड 120 किलोमीटर से लेकर 140 किलोमीटर होगी। उसकी तोगयानी की वजह से, जो तूफान की एक तोगयानी होती है उसकी वजह से जो लहरें बनती है, उससे हवाओं का रुख जो है वो तब्दील होता है और वो बड़ी तेज हवाएं चलेंगी, और तेज हवाओं के साथ तेज और मूसलाधार बारिश का जो है वो इन्होंने बताया गया है कि अलर्ट जारी किया है बाकायदा महकमा मौसमियात ने कि बड़ी तेज हवाओं के साथ तेज बारिश होने का जो है वो इम्कान है। बाकायदा उन्होंने अलर्ट करके हुकूमत सिंध और दीगर जो महकमे हैं पीडीएम वगैरह, उनको बाकायदा जो डिजास्टर मैनेजमेंट को देखते जो आला अफसरान है उनको बाकायदा लेटर लिख के और आज कल शाम से हम देख रहे हैं कि बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। और अभी भी मैं जिस जगह मौजूद हूँ, यकीन माने कि यहाँ से बहुत तेज हवाएं चल रही है कि लोगों का यानी कि रुकना वो हो रहा है। तो यकीनन ये वो जो वाइपर जो है, जो समुद्री तूफान है, ये सिर्फ उसी की वजह से है। और अब ये देखना ये है कि शाम तक क्या पोजीशन रहती है, कि यही सिलसिला रहता है, ये मजीद इसमें इजाफा होता है या कमी होती है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये बताऊँ, पिछले तकरीबन 3-4 माह से अगर देखा जाए ना, तो महकमा मौसमियात की जितनी भी वो बातें हैं वो तकरीबन पूरी होती हुई हमें नजर आ रही हैं। अक्सर बेहतर हमारे यहाँ यही होता है कि जी महकमा मौसमियात ने पेशन गोई कर दी, लेकिन वो पूरी नहीं होती। लेकिन पिछले 3-4 माह से हम देख रहे हैं कि उनकी जितनी भी पेशन हुई है वो तकरीबन पूरी हो रही है। सब देख रहे हैं कि अल्लाह खैर करे। बिल्कुल बिल्कुल। कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं, अगर आपके पास अपडेट है तो बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे बारिश से? देखिए जी, एक तो साहिली जो पट्टी है, जो भी समंदर की साहिली पट्टियाँ हैं, जिसमें तकरीबन इब्राहिम हैदरी से लेकर कोरंगी का एरिया है, और उससे आगे जो यही वाली पट्टी आगे जा रही है लांडी गटाप, और फिर जो सिंध के कुछ एरिया आ जाते हैं, ये तो होने ही होने। इसके साथ साथ हमारा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी जो हवाओं का रुख है वो यहाँ तक आ रहा है, तो यकीनन ये मुतासिर होते हैं। और फिर जब ये दो मेन बड़े डिस्ट्रिक्ट जो इसमें आते हैं, तो समझे फिर पूरी कराची ही इन्वॉल्व हो जाती है इसमें। तो ऑल ओवर पूरी कराची का ही कहा जा रहा है, क्योंकि अलर्ट में भी पूरी कराची का कहा है। और खासतौर पर साइली पट्टी से तो उन्होंने जो वहाँ पे जो बाइकिर वगैरह थे, कल भी डिस्ट्रिक्ट मिलीज ने बाकायदा वहाँ पे जाके पहुँच के उनको लोगों को मुंतकिल करने का ऑर्डर दिया कि भाई आप यहाँ से सारे घर खाली कर दें। अच्छा, वहाँ पे भी सारे घर खाली हुए, लेकिन कई लोग मस्जिद है वो नहीं जा रहे, वो कह रहे हम कहाँ जाएं। तो ये थोड़ा सा है, लेकिन सारी पट्टी जो है वो ज्यादा मुतासिर होगी। ठीक है। तो इधर से जो घर जिनके शिफ्ट करवाए गए हैं, उनको हुकूमत की जानिब से कोई शेल्टर प्रोवाइड किया गया है या उनसे कहा गया है कि अपने दोस्त अहबाबों के घर चले जाएं? देखिए जी, हुकूमत ने सिर्फ ऑर्डर दे दिया है। कल बाकायदा हमने 2-3 बार लाइव दी है, तो उससे हमने यही बताया कि जो उनकी माइग्रेंटों की आवाज़ है वो
हुकूमत तक पहुंचाई है वो यही कह रहे हैं कि सिर्फ हमें मुंतकिल होने का ऑर्डर दिया जा रहा है, कहाँ मुंतकिल हो, किस जगह हो, ये कुछ नहीं बताया जा रहा। बिल्कुल। लेकिन जब डीसी से बात हुई तो डीसी साहब ने हमें यही बोला है कि जिन लोगों के कोई अपने नहीं है वहाँ पे हम उनको शेल्टर होम बना के देंगे। अब वो बना के देंगे, पीछे टाइम है नहीं, बनाने में कितना टाइम लगता है या क्या है, या फिर स्कूलों में या फिर जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं वहीं पे उनको बना मिलेगी। बल्कि कईयों का तो ये कहना है कि गवर्नर हाउस तक रसाई दी जाएगी, लेकिन अब देखना ये है कि इम्प्लीमेंट हमें होता हुआ नजर तो नहीं आ रहा। हाँ, अलबत्ता स्कूलों की छुट्टियाँ हैं, तालीमी इदारों की 2 माह की छुट्टियाँ हैं, तो वो स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज वगैरह जो हैं छोटी वो खाली हैं, तो हो सकता है इनको वहाँ पे जगह दी जाए। जी बहुत शुक्रिया इदरीस, आपने हमें इतना अपडेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर बात होगी। जी नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया है ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए मुस्कुराते से बात।